Hello everyone. In this lecture we discuss Stokes theorem. It is the relation between line integration and surface integration in 3 dimension. यानी ग्रीन्स की थ्योरम में और स्टोक की थ्योरम में एक मेजर डिफरेंस है. जो ग्रीन्स की थ्योरम होती है वो भी 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में ही कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने में ही यूज़ की जाती है. लेकिन उस थ्योरम में 2 डायमेंशन केवल एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लगाई जाती है. बट ये जो स्टोक की थ्योरम है इसमें भी हम एक तरफ लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, दूसरी तरफ सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं. बट ये 3 डायमेंशन यानी एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में एप्लीकेबल है, तीनों प्लेन पर लगाई जाती है. मान लीजिए एस कोई भी आपके पास एक ओपन सरफेस है बाउंडेड बाय द कर्व सी, वो किसी कर्व सी से बाउंडेड है. और जो वेक्टर फंक्शन एफ है वो f1i प्लस f2j प्लस f3k है. कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उस पर जो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं f1 f2 f3, चूँकि कर्ल यूज़ किया जाता है इस थ्योरम में तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए. जब फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तभी हम वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवा सकते हैं, तो कर्ल निकल के आ सकता है. क्योंकि राइट साइड में जब सरफेस इंटीग्रेशन किया जाता है तो वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकाला जाता है. क्योंकि कर्ल एक नॉर्मल यूनिट कर्ल एक वेक्टर फंक्शन की तरह आएगा तो एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी ड्रॉ किया जाएगा उस सरफेस से. तो उसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले. नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है. कोई भी सरफेस जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है उसका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, उससे हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो जाता है. जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो हमेशा ही आउटवर्ड्स ड्रॉ किया जाता है उस सरफेस के अंदर, जिससे कि जो 2 डायमेंशन में उसका एक प्रोजेक्शन आ जाता है. यानी 3 डायमेंशन का कर्व प्रोजेक्टेड हो जाता है, प्रोजेक्शन हो जाता है 2 डायमेंशन में. तो स्टोक्स की जो थ्योरम है वो रिलेशन है बिटवीन लाइन इंटीग्रेशन टू सरफेस इंटीग्रल. ये हमने पहले भी आपको बताया, समझाया. और कैसे ये ग्रीन्स से थोड़ा सा अलग है वो भी हमने आपको बताया कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है. एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं. तो आप देख रहे हैं इस थ्योरम में जो लाइन इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी आर वो इक्वल होता है कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ डॉट एन इन टू डी एस. डी एस की डेफिनेशन ऑलरेडी आप जानते हैं कि अगर एक्स वाई जेड प्लेन में हम कोई कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, अगर हमने उसको प्रोजेक्शन किया है एक्स वाई प्लेन में तो डी एस की डेफिनेशन हो जाती है डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के. यानी इस तरीके से हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं. क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं. अप्लाई द स्टोक थ्योरम टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल where C is boundary of the triangle with vertices 2 0 0 0 3 0 0 0 6. यानी इसका मतलब ये है कि एक प्लेन हमें दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 0 0 0 3 0 और 0 0 6. तो अगर मैं प्लेन को देखूं तो एक्स एक्सिस पर 2 0 0 हो जाएगा, वाई पर 0 3 0 हो जाएगा और जेड पर 0 0 6. इससे मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है. सेंटर के पॉइंट को मैं ओ कह सकता हूँ कि ये पिना पॉइंट ओ है. ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 0 हो जाएंगे. तो चूंकि उसने कहा है कि हमें स्टोक्स की थ्योरम को अप्लाई करना है तो स्टोक्स की थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आप लाइन इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और आप सरफेस इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में चूंकि उसने केवल अप्लाई करने के लिए कहा है तो मैं आपको अप्लाई करके उसे दिखाऊंगा, लेकिन वेरिफिकेशन भी आ सकता है. तो मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा कि कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपको अलग से करके दिखाऊंगा अभी. इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की केवल बात की है तो उसको अप्लाई करते हैं. किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यानी जो लाइन इंटीग्रेशन होता है अलोंग द कर्व एफ डॉट डी आर वो इक्वल हो जाता है कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ डॉट एन इंटू डी एस. यानी सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल के साथ यूनिट वेक्टर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और तब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्योंकि हमें अप्लाई करना था थ्योरम को तो वेक्टर फंक्शन f जो हमें गिवन है मैंने उसका कर्ल निकाला, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड से उसकी वैल्यू निकालूंगा. तो कर्ल ऑफ f निकाला. तो कर्ल ऑफ f की डेफिनेशन हम जानते हैं कि आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड f1 f2 एंड f3. तो इस तरीके से हम कर्ल निकालते हैं. हमने वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकाला तो 2i प्लस के आया. अब चूंकि हमारे पास जो प्लेन है वो प्लेन हमें दिया हुआ है x/3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 3 6 इक्वल्स टू 1.
दिस इज द इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जो प्लेन की इंटरसेप्ट का इक्वेशन होता है उसी को मैंने यूज़ किया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 होती है। तो उससे जब मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 6 आया। यानी मैंने इसको फाई माना, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉडुलस √14 आ गया है। और जब मैंने एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया उसके ऊपर, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर n निकाला, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी ग्रेडियंट एफ अपॉन ग्रेडियंट एफ का मॉडुलस। यानी इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारी जो डेफिनेशन थी कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस थी, तो यानी कर्ल ऑफ एफ मैंने लिया डॉट एन के साथ, नॉर्मल प्रोडक्ट मैंने मुझे जो नॉर्मल वेक्टर मिला उसका मैंने डॉट प्रोडक्ट किया इंटू डी एस, क्योंकि प्रोजेक्शन हो रहा है तो डी एक्स डी वाई यानी एक्स वाई प्लेन में आ गए हैं, तो डी एक्स डी वाई एन डॉट के उसकी वैल्यू निकाली, तो पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से कोई प्लेन मेरे पास आ गया। बट अगर आप इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में आ गया है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर मैं देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे बने कि ये हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा 0,3। तो एक ट्रायंगल का मुझे अब एरिया निकालना है, z इक्वल्स टू 0 है इसमें। तो इस ट्रायंगल के अगर एरिया की मैं बात करूं तो ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने 1 इंटू, क्योंकि प्लेन सरफेस था, कोई फंक्शन वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था, डी एक्स डी वाई था केवल, तो मैंने एरिया ऑफ द ट्रायंगल लगा दिया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा 7 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 21 यूनिट्स आ गए हैं। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स इसका हम सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका ही लाइन इंटीग्रेशन निकालना चाहूँ तो लाइन इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब हम उसको समझते हैं। कि मेरे पास ये कर्व है और इस कर्व को मैं 3 पार्टों में ब्रेक कर लूँ। पहला इंटीग्रेशन a से b तक जाएगा, फंक्शन यही होगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2x माइनस जेड इंटू डी वाई और प्लस y माइनस जेड इंटू डी जेड, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन bc के अलोंग हो जाएगा, bc के अलोंग। तो जब हम bc के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे तो bc के अलोंग भी हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2x माइनस जेड इंटू डी वाई और प्लस y माइनस जेड इंटू डी जेड, प्लस तीसरा इंटीग्रेशन सी ए के अलोंग हो जाएगा। तो जो सी ए के अलोंग इंटीग्रेशन होगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2x माइनस जेड इंटू डी वाई और प्लस y माइनस जेड इंटू डी जेड, यानी ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखें, क्योंकि इस बार 3 डायमेंशन में कर्व है, तो 3 डायमेंशन के लिए कैसे अलोंग दी कर्व चला जाएगा उसको आप ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये। तो जब सबसे पहले मैं ए से बी पर जाऊंगा, तो ए से बी पर आप देखिए, ए से बी पर एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 0 0, ए के कोऑर्डिनेट 2 0 0 हैं। 2 कहाँ तक जा रहे हैं हम, 0 3 और 0 तक। यानी ध्यान से देखिए, ये जेड का पॉइंट और ये जेड का पॉइंट, यानी दोनों 0 हैं। इससे मुझे क्लियर हो गया है कि जेड तो 0 है। अगर जेड 0 है तो यहाँ से मुझे ये भी पता चला कि इसका मतलब डी जेड भी 0 आएगा। अलोंग दी ए बी चल रहा हूँ मैं, अलोंग दी ए बी में जेड 0 है और डी जेड भी 0 है। अब जो कोऑर्डिनेट बचे रह गए हैं वो 2,0 और 0,3 है। इनसे मैं एक लाइन का इक्वेशन बना सकता हूँ। कैसे? लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x1 इज़ 2। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि y इक्वल्स टू माइनस के 3/2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया है। तो ये हमारे पास y आ गया। तो यहाँ से जब y आ गया है तो मैं dy भी निकाल सकता हूँ। dy हो जाएगा माइनस के 3/2 इंटू dx, यानी ये मेरे पास dy आ गया है। अब अगर मैं इस इंटीग्रेशन में देखूं AB के अलोंग, तो AB के अलोंग में ध्यान से देखिए स्टूडेंट, AB के अलोंग में मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए, क्योंकि एक इंटीग्रेशन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो A की जो लिमिट है वो 2 से 0 हो जाएंगी। x जो वेरी कर रहा है वो 2 से 0 पे वेरी कर रहा है। अब यानी ये y की वैल्यू मुझे मिल गई है, y इक्वल्स टू मेरे पास है माइनस के 3/2 x माइनस 2। सिमिलरली मुझे z की वैल्यू मिल गई है, वो 0 है। मुझे dy की वैल्यू मिल गई है, वो माइनस के 3/2 इंटू डी एक्स है। और z dz 0 है, तो ये पार्ट तो पूरा 0 ही हो गया। यानी जब मैं AB के अलोंग चल रहा हूँ
तो मुझे सारी वैल्यूज मिल रही हैं और मैं एक इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब जब मैं बी सी के अलोंग चलूँगा तो बी सी के अलोंग में आप देखिए कि x 3 0 0 बी पर है और जो z है z पॉइंट पर अगर सी पर मैं देखूँ तो 0 0 6 है, यानी x इक्वल्स टू वहाँ फिक्स हो रहा है कि 0 है। तो अगर x फिक्स हो रहा है 0 है तो इसका मतलब dx भी 0 होगा। बी सी के अलोंग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अब मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हो गए हैं कि 3,0 टू 0,6, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इनका एक लाइन का इक्वेशन बनाऊँ, चूँकि y और z में इसमें इस बार लाइन बन रही है तो y माइनस y1 होता है, लेकिन यहाँ पर z माइनस z1 लगाना पड़ेगा मुझे। तो z माइनस 0 इक्वल्स टू z2 माइनस z1 यानी 6 माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 3 इंटू y माइनस y1 यानी y माइनस y1 का मतलब हो गया y माइनस 3। तो यानी इसका मतलब z इक्वल्स टू स्टूडेंट मेरे पास ये आएगा माइनस के 2 इंटू वाई माइनस 3। और अगर मैं dz निकालूं तो dz इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 2 dy। यानी पूरे इंटीग्रेशन को जो BC के अलोंग है, यानी दूसरा जो मेरा इंटीग्रेशन है, उस पूरे इंटीग्रेशन को मैं y में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि x और dx मेरे 0 हो गए हैं, इनकी जगह 0 रखूँगा। मेरे पास z और dz की वैल्यू आ गई हैं, उसको भी रखूँगा। पूरा इंटीग्रेशन y में कन्वर्ट हो जाएगा। y को मैं देख रहा हूँ 3 से लेकर के 0 तक जा रहा है, यानी 3 से 0 तक पहला इंटीग्रेशन a टू b हो रहा है, दूसरा इंटीग्रेशन b से c हो रहा है, अब तीसरा इंटीग्रेशन c से a पर होगा। जब मैं c से a चलूँगा तो सिमिलरली मैं उसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ। उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें मेरा y 0 है, यानी y इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इसका मतलब dy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y तो 0 हो गया, dy भी 0 हो गया। जो वेरिएशन आ रही है वो x और z में है। तो इसी तरीके से x और z में मैं एक रिलेशन निकालूंगा। एक रिलेशन निकालने के बाद उसमें भी एक लाइन का इक्वेशन बन के आएगा। फिर मैं किसी एक में कन्वर्ट करूंगा, या तो पूरे इंटीग्रेशन को x में कन्वर्ट करूं या पूरे इंटीग्रेशन को z में कन्वर्ट करूं। जिसमें भी कन्वर्ट करूंगा उसकी लिमिट लगाऊंगा। तीनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, तीनों का सम करूंगा तो ये भी 21 यूनिट्स ही आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ मैं अलोंग दी कर्व चलूं या फिर सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल के साथ निकालूं तो दोनों हमेशा बराबर आते हैं। यही स्टोक की थ्योरम है। यानी स्टोक ने क्या कहा कि एफ डॉट कर्ल के साथ जो मेरा इंटीग्रेशन आ रहा है डबल इंटीग्रेशन, वो एफ डॉट डी आर के बराबर आता है, यानी लाइन इंटीग्रेशन के बराबर आता है, अलोंग दी कर्व के बराबर आता है। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो आपको समझना चाहिए कि स्टोक्स की थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है। कभी कभी इसका वेरिफिकेशन आ जाता है और कभी कभी ये अप्लाई आता है। अगर आपको आसान लगता है कि मुझे सरफेस आसान लग रहा है तो कर्व निकाल करके सरफेस इंटीग्रेशन कीजिए। अगर आपको लगता है लाइन इंटीग्रेशन आसान है तो फिर आप अलोंग दी कर्व चलिए और उसका लाइन इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में अगर वेरिफिकेशन आता है, वेरीफाई करने के लिए आता है, तब तो आपको स्टूडेंट दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल and the last topic of the engineering mathematics 1. Thank you very much student. Thank you very much.